फ्रेंड्स, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पे मिशन एनटीपीसी एंड ग्रुप डी। तो हाँ दोस्तों, ये वीडियो एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए ही विशेष रूप से बनाई गई है और इसका नाम रखा गया है डेली साइंस डोज। इसका मतलब है कि दोस्तों आपको रोज 20 क्वेश्चन, टॉप 20 क्वेश्चन आपको जो पिछले 10 सालों में रेलवे के एग्जाम से में पूछे गए हैं उसी को इसमें समाहित किया गया है। और यह जब तक एग्जाम डेट आएगी 15 दिसंबर, जैसा कि देखिए 15 दिसंबर से एग्जाम होने वाला है एनटीपीसी ग्रुप डी का। तो 15 दिसंबर आते आते दोस्तों अगर आप डेली ऐसे क्वेश्चन देखते रहेंगे तो आपका एक विशेष कलेक्शन हो जाएगा बहुत ब्रॉड लेवल का, और उसमें आपके जितने भी साइंस के क्वेश्चन रहेंगे उनमें से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा दोस्तों। तो चलिए अब देखिए, यह अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। और हाँ देखिए दोस्तों, मैं बोला था 7 बजे डेली वीडियो जाएगी, थोड़ा लेट हो गया है क्योंकि मैं भारतीय रेलवे परिवार का सदस्य हूँ। तो रेलवे में आज ज़्यादा काम था तो अभी क्या करूँ, थोड़ा सा लेट हो गया है। तो चलिए वीडियो देर से जा रही है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, हल्दी, आलू, अरबी, अदरक आदि में खाने योग्य भाग होता है, मीन्स जो भाग खाया जाता है ना उसे क्या कहते हैं? तो वह तना होता है, मीन्स बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बता दें कि हल्दी, आलू, अरबी, अदरक में खाने वाले भाग का नाम तना होता है। और अब देखिए मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से ऐसे फल हैं जिनका तना हम लोग खाते हैं, या फिर भूमिगत तने वाले पौधे कौन कौन से हैं। तो देखिए इसके लिए एक कोड याद करिए आप, लहसुन पिया जल्दी आओ। ठीक है, लहसुन पिया जल्दी आओ, इसमें देखिए ये कोड है। अब देखिए इसमें लहसुन है ना, तो लहसुन क्या है? लहसुन भूमिगत तने वाला पौधा है। पिया, पिया मतलब हो गया प्याज। जल्दी, जल्दी आओ, जल्दी का मतलब हो गया हल्दी। आओ का मतलब हो गया ओल, ओल भी एक पौधा होता है और उसका हम लोग तना खाते हैं। तो भूमिगत तने वाले पौधों में ओल भी आता है। अब देखिए जिन पौधों का तना खाया जाता है उनका एक और कोड है। अब देखिए उससे भी आप याद कर सकते हैं। देखिए अजी आप हल करो, अजी आप हल करो, हल करो को साइलेंट कर दीजिए। अब देखिए अ से हो गया अरबी, अरबी मतलब अरुई जिसको कहते हैं, अरबी, अदरक। ठीक है, अ से अरबी, अ से अदरक। और जी से हो गया जिमी कंद, जिमी कंद। ठीक है, उसका भी तना खाया जाता है, याद रखिएगा जिमी कंद का तना खाया जाता है। और देखिए आप में क्या हो गया आलू, और प से हो गया प्याज। ठीक है, आ से आलू, प से प्याज, याद रखिएगा इतना। अब देखिए बंडा किस प्रकार का तना है, पूछा जाता है क्वेश्चन में, बंडा किस प्रकार का तना है? तो वह तना है शल्क कंद रूपी, मीन्स शल्क कंद है। इसको इंग्लिश में कहते हैं बल्ब। यह शल्क कंद प्रकार का या बल्ब प्रकार का तना है। हल्दी और अदरक किस प्रकार का तना है? तो यह प्रकंद टाइप का है। मतलब हल्दी और अदरक क्या है? तो प्रकंद है। प्रकंद को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो राइजोम कहते हैं, राइजोम। और प्याज किस प्रकार का तना है? तो शल्क कंद। आलू किस प्रकार का तना है? तो कंद। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नाभिकीय रिएक्टरों या फिर न्यूक्लियर रिएक्टरों या इसी को कहा जाता है परमाणु भट्ठी। ठीक है, परमाणु भट्ठी या फिर नाभिकीय रिएक्टर या फिर न्यूक्लियर रिएक्टर, इसमें ग्रेफाइट किसका कार्य करता है? ठीक है, तो मंदक का कार्य करता है। मंदक मतलब होता है मॉडरेटर, मॉडरेटर मतलब होता है कम करना या फिर नियंत्रित करना। होता क्या है, नाभिकीय रिएक्टरों में यूरेनियम 235 को ईंधन के रूप में यूज किया जाता है। और जब यूरेनियम 235 को ईंधन के रूप में उसमें यूज किया जाता है तो यूरेनियम की एक नियंत्रित मतलब अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया स्टार्ट हो जाती है। और उसमें एक परमाणु बम मीन्स यूरेनियम से 3 3 अलग अलग नाभिक बनते हैं और फिर इस पर एक एक से 3 3 बनते हैं। इस तरह से एक श्रृंखला के रूप में अभिक्रिया चलने लगती है। तो इस अभिक्रिया को कंट्रोल करने के लिए कैडमियम की, ग्रेफाइट की, बोरान की, भारी जल और ग्रेफाइट, इन सारी चीज़ों को मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है ताकि उस अनियंत्रित अभिक्रिया को, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित किया जा सके। तो यह इस प्रकार से ग्रेफाइट किसका कार्य करता है? तो मंदक का कार्य करता है। पूछा जाता है भारी जल किसका कार्य करेगा? तो भी मंदक का काम करेगा। कैडमियम और बोरान की छड़ें किसका कार्य करती हैं? तो भी मंदक का कार्य करती हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है, सबसे उच्च गलनांक वाली धातु कौन है? मतलब इनमें से सबसे अधिक गलनांक किस धातु का है? तो देखिए टंगस्टन का बात हुई थी कल भी, कल वाले क्वेश्चन में देखिए कल भी बताया गया था टंगस्टन का संकेत क्या होता है? तो W होता है।
डब्लू इसको कहते हैं, इसका ओरिजिनल नाम क्या होता है तो उल्फार्म होता है, उल्फार्म। और यह वैद्युत बल्ब में प्रयोग की जाती है और इसका गलनांक सबसे अधिक होता है, मीन्स 3422 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखिए इसमें जो लिथियम है ना, लिथियम, ये लिथियम की क्या खास बात है कि ये इससे सेलफोन की बैटरी बनती है। जैसे आप जो फ़ोन यूज करते हैं स्मार्टफोन, इसकी बैटरी लिथियम से ही बनती है और यह दुनिया में सबसे हल्की धातु होती है। सभी धातुओं में सबसे हल्की धातु कौन है तो लिथियम, और इसका संकेत कितना होता है तो Li। और इसके कितने समस्थानिक होते हैं तो 3 समस्थानिक होते हैं। बात है ऑस्मियम की। देखिए बात है ऑस्मियम की, तो ऑस्मियम का संकेत होता है OS और यह दुनिया में उपस्थित सबसे भारी धातु होती है, हैवीएस्ट मेटल ऑन द अर्थ, भारी धातु। और लिथियम वही क्या है, सबसे हल्की धातु, इसको कहते हैं लाइटेस्ट मेटल। अब देखिए टंगस्टन की बात होगी तो टंगस्टन को W से दिखाते हैं, इसका ओरिजिनल नाम होता है उल्फार्म, यह लैटिन नाम होता है। टंगस्टन का लैटिन नाम क्या होता है तो टंगस्टन का लैटिन नाम होता है W। ठीक, आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, पीतल किसका मिश्र धातु है। तो दोस्तों जैसे जैसे क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है ना, इसी तरह के क्वेश्चन आप अगर और तैयार करना चाहते हो तो इसी तरह का क्वेश्चन तैयार करिएगा, क्योंकि इसी क्षेत्र से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ये पिछले 10 सालों में आए हुए रेलवे के साइंस के क्वेश्चन हैं, उन्हीं में से लिया गया है। देखिए पीतल किसका मिश्र धातु है, तो पीतल में देखिए होता क्या है, मैं आपको बताया था, पीकाज, एक कोड याद रखिए, पीकाज, पीस हो गया पीतल, कास हो गया कॉपर, जस हो गया जिंक। तो पी से पीतल बनेगा और पीतल को ब्रास कहते हैं इंग्लिश में, ब्रास मेटल। ठीक है, का से हो गया कॉपर और ज से हो गया जिंक, जिंक माने जस्ता। तो कॉपर और जिंक मिलता है जब तो एक मिश्र धातु बनता है, उसका नाम होता है पीतल। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन कौन सा है तो जिंक, जिंक और जस्ता और तांबा, दूसरा ऑप्शन है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बता दें कि इसमें कॉपर कितना परसेंट होता है तो लगभग 70% होता है और जिंक कितना परसेंट होता है तो 30% होता है। कभी कभी इसको 60 और 40% के भी रूप में ऐड किया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की किस क्रिया में, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन किससे उत्पन्न होती है। तो ऑक्सीजन उत्पन्न होती है दोस्तों H2O से। ठीक है, देखिए H2O नहीं है ऑप्शन में, तो आप देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड से और CO2 से। तो यहाँ पे आप कर लीजिए H2O से, H2O से, मीन्स सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये H2O से उत्पन्न होती है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पीने वाले जल में मरकरी की अधिकता से कौन सा रोग होता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया आज तक, SSC से लेकर रेलवे तक। तो देखिए इससे होता है मेनी माता रोग। अगर पानी में मरकरी की अधिकता हो जाए, मरकरी मतलब इसको और भी कहते हैं पारा कहते हैं, देखिए और भी नामों से इसको जाना जाता है। मरकरी को Hg से दिखाते हैं लेकिन पारा कहते हैं, या फिर मरकरी कहते हैं, लेकिन देखिए तो यम से दिखाना चाहिए, या फिर पी से पारा होता है तो पी से दिखाना चाहिए। Hg से क्यों दिखाता है, Hg से इसलिए दिखाता है क्योंकि इसका ओरिजिनल नाम क्या होता है हाइड्रेरिजिरम। मरकरी का ओरिजिनल नाम होता है हाइड्रेरिजिरम, इसीलिए इसको Hg से दिखाता है। और यही सभी धातुओं में एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है तो मरकरी या पारा या हाइड्रेरिजिरम Hg। और फिर बता दें कि अभी देखिए डॉक्टरी थर्मामीटर में कौन सी धातु प्रयोग की जाती है तो मरकरी ही प्रयोग की जाती है। चलिए इटाइटाई रोग किससे होता है तो इटाइटाई रोग होता है कैडमियम से। ठीक है, अब ब्लू बेबी सिंड्रोम किससे होता है तो नाइट्रेट से होता है, नाइट्रेट की कमी से होता है। ठीक है, नाइट्रेट की अधिकता से होता है। अब देखिए निद्रा रोग है तो ये स्लीपिंग सिकनेस बीमारी होती है जो प्लाज्मोडियम की प्रजातियों से फैलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन लिंग हार्मोन के रूप में जाना जाता है। तो देखिए लिंग हार्मोन जो होता है वह एस्ट्रोजन होता है, एस्ट्रोजन होता है, प्रोजेस्ट्रॉन होता है, प्रोजेस्ट्रॉन होता है, और फिर टेस्टोस्टेरोन होता है जो पुरुषों में होता है, टेस्टोस्टेरोन मेल में निकलता है। और एंड्रोजन, एंड्रोजन ये भी कहाँ निकलता है तो ये निकलता पुरुषों में। अब देखिए एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन ये फीमेल में निकलता है और एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन कहाँ निकलता है तो मेल में। और इन चारों हार्मोन्स को लिंग हार्मोन के रूप में जाना जाता है, लेकिन ये देखिए ऑप्शन में है नहीं। तो गोनाइडोकॉर्टिकॉइड्स मीन्स गोनाइडोकॉर्टिकॉइड्स होता है, अंतःस्रावी ग्रंथि होती है और वहाँ से ये चारों हार्मोन निकलते हैं, तो गोनाइडोकॉर्टिकॉइड्स इसका
सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं? तो देखिए एक ही प्रकार के या फिर एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को कहते हैं सहसंजक बल। और अगर अलग अलग पदार्थ के अणु रहेंगे तो उनके बीच में जो आकर्षण बल कार्य करेगा उसे कहेंगे असंजक बल, मीन्स इंग्लिश में कहेंगे अधेसिव फोर्स। और अगर सहसंजक बल रहेगा, ठीक है, तो कहेंगे कोहेसिव फोर्स। इसका मतलब है, देखिए याद कैसे करेंगे। असंजक बल का मतलब हो गया असमान पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल क्या कहलाएगा? तो अ से असंजक बल और अ से अधेसिव फोर्स। और अगर समान, स से हो गया समान, असंजक बल मतलब आकर्षण बल, तो स से समान प्रकार के अणुओं के बीच या समान पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल होता है उसे हम क्या कहेंगे? तो सहसंजक बल। याद रखिएगा ये दोनों ही बल क्या होते हैं? आकर्षण बल होते हैं। और आकर्षण बल देखिए वांडर वाल बल भी होता है, सहसंयोजक बल भी होता है, आणविक बंध भी होता है, और फिर उसके बाद आयनिक बंध भी होता है, धात्विक बंध भी होता है। अब जैसे आपसे पूछा जाएगा कि NaCl में कौन सा बंध होता है, तो इसमें देखिए Na पे प्लस होता है धन आयन और Cl पे माइनस आता है ऋण आयन, तो इनके बीच में आयनिक बंध है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए ग्रेफाइट में कौन सा बंध है, ग्रेफाइट में जो कार्बन कार्बन के बीच में बंध होता है वो कौन सा है? तो सहसंयोजक बंध होगा। ठीक है, अगर पूछा जाए धातु मतलब लोहा में कौन सा बंध है? तो धात्विक बंध है। ठीक है, देखिए गुरुत्व बल क्या होता है? गुरुत्व मतलब गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? जो पृथ्वी अपनी सतह पर स्थित किसी भी वस्तु को अपने केंद्र की तरफ खींचती है एक बल लगा, उसे कहते हैं गुरुत्व बल या फिर गुरुत्वाकर्षण बल। श्यान बल क्या होता है? तो श्यान बल देखिए पानी में होता है, पानी या द्रव में होता है। जैसे कोई भी द्रव होता है वो उसमें बहने की क्षमता होती है, बहने का गुण होता है। तो जब कोई द्रव बहता है तो परतों के रूप में बहता है, एक परत दूसरे परत पर फिसलती है, उन दोनों परतों के बीच में एक बल कार्य करता है विपरीत दिशा में, पानी के प्रवाह के विपरीत दिशा में, उसे कहते हैं श्यान बल। यह गुण कहलाता है श्यानता, और आदर्श द्रव में श्यानता नहीं होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में लिखित में से असंगत को छांटिए। निम्न में से असंगत को छांटिए। देखिए असंगत कैसे छापेंगे या कैसे छांटेंगे? देखिए ऊर्जा का मात्रक या फिर ऊर्जा और जूल में कोई संबंध है क्या? तो है, मात्रक का संबंध है। एनीमोमीटर और पवन का वेग, तो देखिए यहाँ पे क्या है, एक राशि है दूसरा मात्रक है, एक राशि है दूसरा मात्रक, ऊर्जा राशि है, जूल मात्रक है उसका, मीन्स ऊर्जा को जूल में मापा जाता है। एनीमोमीटर क्या है? एनीमोमीटर एक उपकरण है, यंत्र है, और उससे क्या मापा जाता है? तो पवन का वेग मापा जाता है, और पवन की दिशा भी मापते हैं कभी कभी। पवन की दिशा, पवन का वेग किससे मापा जाता है? तो एनीमोमीटर से। आवृत्ति और हर्ट्ज में क्या संबंध है? तो आवृत्ति एक राशि है, उसका मात्रक है क्या? हर्ट्ज। अब बच गया दाब और डेसिबल, तो ये देखिए तीनों सही हैं, ये थोड़ी सा अलग है, तो इसलिए इसको छांटेंगे, और यही है असंगत। कैसे ये असंगत है? दाब है, तो दाब और डेसिबल में क्या संबंध है? तो डेसिबल देखिए मात्रक है, दाब एक राशि है, लेकिन डेसिबल एक मात्रक है। तो ये डेसिबल किसका मात्रक होता है? तो ध्वनि का मात्रक होता है, ध्वनि का मात्रक होता है। तो डेसिबल ध्वनि का मात्रक होता है। यदि यहाँ पे पास्कल होता, पास्कल किसका मात्रक होता है? दाब का। बार होता तो बार भी किसका मात्रक होता है? दाब का। डेसी बार होता, डेसी बार, ठीक है, तो डेसी बार अगर होता तो भी क्या रहता? दाब का मात्रक होता है। ठीक, तो असंगत कौन है? दाब और डेसिबल। दाब का मात्रक डेसिबल नहीं है, इसलिए असंगत है। डेसिबल किसका मात्रक है? तो ध्वनि का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन वही रहता है लेकिन उसको घुमा घुमा के पूछता है, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाई गई है। देखिए इससे इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? आवेश और इलेक्ट्रॉन बोल्ट। आवेश क्या है? एक राशि है। इलेक्ट्रॉन बोल्ट क्या है? एक मात्रक है। शक्ति मेगावाट, तरंग दैर्घ्य एंगस्ट्रॉम, चुंबकीय क्षेत्र टेस्ला गॉस। तो अब देखिए इसमें कौन सा थोड़ा सुमेलित नहीं है? शक्ति और मेगावाट, तो शक्ति का मात्रक होता है मेगावाट। अब देखिए तरंग दैर्घ्य का एंगस्ट्रॉम तो होता ही है, तरंग दैर्घ्य को मापा जाता है, तरंग दैर्घ्य को एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है। चुंबकीय क्षेत्र को टेस्ला और गॉस में मापा जाता है। शक्ति को मेगावाट में मापा जा सकता है। जैसे देखिए जनरेटर है, जनरेटर जनसेट होता है ना, तो जनसेट आप अपने शादी विवाह में लगाते हैं, तो उसमें क्या होता है? बहुत मरकरी, बहुत बल्ब का लोड होता है, तो उसकी जो क्षमता होती है ना, उसको मेगावाट में नापा जाता है। तो अब यहाँ बच रहा है आवेश। आवेश एक मात्रक है, इसका मात्रक होता है कूलाम। आवेश एक राशि है, उसका मात्रक क्या होता है? तो कूलाम होता है। ठीक, और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक होता है? तो ये ऊर्जा का होता है। ठीक है, ऊर्जा का मात्रक होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
अब मैं आपको बता दूं कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना ऊर्जा होगी। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना ऊर्जा। तो अब देखिए आप याद कर लीजिएगा, यह ऊर्जा की इकाई है जिसको ईवी से दिखाते हैं। ईवी मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना ऊर्जा होती है, सॉरी कितना ऊर्जा होती है उसकी यहाँ, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होती है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में आर्गन गैस की कितनी मात्रा है। ठीक है, वायुमंडल में आर्गन कितनी मात्रा में पाई जाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 0.93%। मीन्स डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 0.93%। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, क्यूसेक में क्या मापा जाता है। तो क्यूसेक में मापा जाता है दोस्तों पानी का बहाव, मीन्स जल का बहाव, मतलब सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बता दें कि 1 क्यूसेक पानी बह गया, इसका मतलब क्या है कि 28.31 लीटर द्रव बह गया। अगर आपसे कहा जाए कि 1 क्यूसेक पानी बह गया मतलब 28.31 लीटर पानी बह गया। क्यूसेक जो होता है ये पानी के बहाव का मात्रक होता है। और फिर अगर 1 क्यूसेक को बात करें तो 1 क्यूसेक पानी प्रति सेकंड 1 घन फुट पानी होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि प्रति सेकंड 1 घन फुट पानी का बहाव 1 क्यूसेक पानी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो न्यूटन ने किया। आप जानते हैं न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़ते हैं आप, तो न्यूटन ने दिया था। अब गैलीलियो, गैलीलियो क्या है, तो गैलीलियो एक वैज्ञानिक है। इन्होंने क्या किया था, तो दूरदर्शी का आविष्कार किया था। दूरदर्शी, जैसे आप देखिए लिलियो, ऐसे आप कर लीजिए, हमेशा के लिए पूछा जाता है, एक आविष्कारक पूछा जाता है, कोई उपकरण दे देगा और फिर उसके आविष्कारक का नाम पूछ लेगा। ठीक, तो देखिए गैलीलियो, लिलियो, लिलियो मतलब आप कुत्ते उत्तों को देखते हैं या फिर चारों ओर कहते हैं लिलियो, तो क्या करता है, दूर तक भाग जाता है आपको देख के। तो याद रखिए कि गैलीलियो मतलब दूरदर्शी, दूरदर्शी मतलब दूर की चीज़ों को देखने वाला यंत्र, उपकरण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कैंसर के उपचार में प्रयोग होने वाला समस्थानिक कौन है। ठीक है, कैंसर के उपचार में कौन सा समस्थानिक प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोबाल्ट 60। मीन्स बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बता दें कि कोबाल्ट 60 है एक ऐसा समस्थानिक है जो सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है, और यह एक मानव निर्मित रेडियो समस्थानिक है। अब देखिए सबसे ज़्यादा जो समस्थानिक पूछा जाता है ना, वो पूछा जाता है हाइड्रोजन के समस्थानिक के बारे में। हाइड्रोजन एक ऐसी गैस होती है जो ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाई जाती है, और अंतरिक्ष में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस हाइड्रोजन होती है। और इसको देखिए एच से दिखाया जाता है, तो एच से होती है हल्की या हल्का। हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस है, दुनिया में उपस्थित सभी गैसों में सबसे हल्की गैस कौन है, तो हाइड्रोजन है। और यही गैस जब किसी गुब्बारे में भर दी जाएगी तो गुब्बारा ऊपर चला जाता है, क्योंकि दुनिया में या पानी में अगर कोई भी हल्की चीज़ डालेंगे तो पानी में ऊपर ही सतह पे ही तैरेगी। उसी तरह से इस वायुमंडल में जो सबसे हल्की गैस होती है ना, वो हमेशा ऊपर रहती है। इसीलिए इस गैस को जब गुब्बारे में भरा जाता है तो गुब्बारा भी ऊपर चला जाता है, तो हम उसे कहते हैं गैस के गुब्बारे। और पूछा जाएगा कि गैस के गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है, तो हाइड्रोजन और हीलियम का मिश्रण भरा जाता है। चलिए अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इस हाइड्रोजन का जो समस्थानिक होता है ना, वो 3 समस्थानिक होते हैं। पहले समस्थानिक को P से दिखाते हैं, दूसरे समस्थानिक को D से दिखाते हैं, तीसरे समस्थानिक को T से दिखाते हैं। P फॉर हो गया प्रोटियम, D फॉर हो गया ड्यूटीरियम या फिर ड्यूट्रॉन, और T से हो गया टाइट्रॉन, टाइट्रॉन। मीन्स अगर इसका फार्मूला पूछा जाए तो इसका फार्मूला होता है 1H1 प्रोटियम का, दूसरे का होता है 1H2, या फिर इसको डी से दिखाते हैं, इससे भारी जल बनता है D2O, भारी जल बनता है, और भारी जल का परमाणु भार होता है 20। देखिए एक डी मतलब H2, तो एक डी का 2 होता है परमाणु भार, तो 2D है तो 2D का 4 हो जाएगा, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 4 20। अगर अनुभार पूछा जाए भारी जल का तो 20 होगा। और टाइट्रॉन का फार्मूला होता है 1H3। ठीक है, हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक होता है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो 1H1 मीन्स प्रोटियम पहला। क्वेश्चन है, लोहे का शुद्धतम रूप कौन है, मतलब कि सबसे शुद्ध लोहा कौन है, तो देखिए पिटवा लोहा, ये ऑप्शन से हो जाएगा। पिटवा लोहा लोहे का सबसे शुद्धतम रूप है। और क्यों है, क्योंकि इसमें कार्बन की अशुद्धि सबसे कम पाई जाती है। बता दूं कि लोहा का संकेत होता है Fe, इसको आयरन कहते हैं, और इसको आयरन कहते हैं तो आई से दिखाना चाहिए,
लेकिन इसको Fe से दिखा रहा है, क्यों? क्योंकि इसका वास्तविक नाम फेरम होता है, जिसको लाइटिन नाम कहते हैं। तो लाइटिन नाम होता है इसका फेरम, और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो 26। इसमें कुल 26 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और यह दो रूपों में पाया जाता है, जैसे एक फेरिक और एक फेरस। फेरस में डबल प्लस चार्ज होता है, मीन्स फेरस आयन की संयोजकता +2 होती है, और फेरिक आयन की संयोजकता +3 होती है, याद रखिएगा। अब इस लोहे का तीन टाइप पाया जाता है। एक सबसे शुद्ध लोहा मतलब पिटवा लोहा, और दूसरा होता है मृदु इस्पात, ठीक है, माइल्ड स्टील कहते हैं, इससे स्प्रिंग बनती है और ट्रांसफार्मर बनता है। और जो ये अशुद्ध लोहा होता है उसको कहते हैं ढलवा लोहा सबसे अशुद्ध लोहा होता है, क्योंकि इसमें कार्बन की अशुद्धि सबसे ज़्यादा होती है, और पिटवा लोहा में कार्बन की अशुद्धि सबसे कम होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, पेड़ हिलाने पर फल का गिरना किसका उदाहरण है? पेड़ हिलाने पर फल का गिरना किसका उदाहरण है? तो गति का पहले नियम का उदाहरण है, मीन्स ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए होता क्या है कि पेड़ जब हिलाया जाता है, या फिर उसको जब कुछ करते हैं या फिर किस चीज़ से मारते हैं, तो पेड़ हिलने पर उसकी शाखाएं गति की अवस्था में आ जाती हैं, जबकि फल जड़त्व के कारण विराम अवस्था में ही बना रहता है, और इसी कारण से वह टूटकर नीचे गिर जाता है। तो यह गति के पहले नियम पर आधारित है, या फिर इसको कहते हैं जड़त्व का नियम, या फिर कहते हैं न्यूटन के पहले नियम पर आधारित है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी बीकर में भरा हुआ है, यदि इसका ताप घटा दिया जाए तो जल का तल क्या होगा? देखिए 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का आयतन बहुत ही कम होता है, मतलब सबसे कम होता है, आयतन सबसे कम होता है, और उसी समय 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही घनत्व सबसे अधिक होता है। पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और आयतन सबसे कम होता है। और जब 4 डिग्री सेंटीग्रेड से आयतन घटाएंगे, मतलब 3 करेंगे, तो आयतन धीरे धीरे बढ़ेगा, और इसी वजह से पानी का स्तर जो है या तल जो है वो बढ़ जाता है। हालांकि जब किसी गिलास के टुकड़े में पानी भरा हुआ है और उसमें बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है, अगर बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है उस समय जितना लेवल है पानी का, अगर बर्फ़ टूट कर पिघल भी जाए या गल कर पिघल जाए, तो उसके बाद भी उसका स्तर कम या अधिक नहीं होगा, वैसे ही पड़ा रहेगा। याद रखिएगा, ये दोनों क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए आज तक। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन वायरस से होने वाला रोग है? देखिए छोटी माता, हेपेटाइटिस, मेनिंजाइटिस, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी आंसर सही है। इसमें सभी जो रोग दिए गए हैं वो सभी वायरस के कारण ही होते हैं। अब देखिए इसके लिए हम आपको एक कोड बता रहे हैं। इसके लिए एक कोड है, रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई, हिट करके पीछे छोड़ गई। पीछे को हम देखिए कहेंगे पोएचे, पोएचे छोड़ गई, पोएचे छोड़ गई, यही याद रखना आपको, ये ट्रिक याद रखेंगे तो लगभग वायरस से होने वाले सारे जो रोग हैं कवर हो जाएंगे, और आपको हमेशा याद रहेंगे। बस आपको इतना याद रखना है, रेखा हमें हिट करके पोएचे छोड़ गई, पीछे मतलब पोएचे छोड़ गई। रेस हो गया रेबीज, खास हो गया खासरा, हर्स हो गया हर्पिस, मेस हो गया मेनिंजाइटिस जो कि मस्तिष्क का रोग है, ही से हो गया हेपेटाइटिस यकृत का रोग है, ट से हो गया ट्रैकोमा, और करके है साइलेंट, करके साइलेंट रहेगा, पो से हो गया पोलियो, ए से हो गया एड्स, चे से हो गया चेचक, छो से हो गया छोटी माता, ड से हो गया डेंगू, ग से हो गया गलसुआ, ई से हो गया इन्फ्लुएंजा। ये सभी रोग किससे होते हैं? तो वायरस से होते हैं, विषाणु से होते हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा रोग विषाणुओं द्वारा होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, एक्सरे का आविष्कारक कौन है? मीन्स एक्सरे की खोज किसने किया? तो रोएंटजन ने किया था, रोएंटजन ने किया था, या फिर इसको कहते हैं रॉन्जन। ठीक है, क्या कहेंगे? रॉन्जन, कहीं कहीं लिखा होता है, तो रॉन्जन या फिर रोएंटजन। ठीक है, याद रखिएगा रोएंटजन। ठीक है। अब देखिए मार्कोनी, मार्कोनी मतलब मार क्यों नहीं, मार क्यों नहीं, क्यों नहीं मतलब रेडियो को मार दीजिए। रेडियो एक बार जैसे होता क्या था कि प्राचीन काल में लोग दूरदर्शन सुनने के लिए, न्यूज़ सुनने के लिए रेडियो का प्रयोग करते थे। तो उसमें क्या होता था कि रेडियो खर 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 की आवाज़ करती थी, तो खर 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 की आवाज़ करती थी, दिमाग टेंशन में होता था तो क्यों से मार देते थे। तो मार्कोनी, मार्कोनी को मार क्यों नहीं कर देंगे तो याद रहेगा हमेशा। ऑटो हान क्या है? तो ऑटो हान एक वैज्ञानिक है जिन्होंने परमाणु बम की खोज किया था। ठीक है, और के मैकमिलर ने किसकी खोज किया था? तो साइकिल की खोज किया था। सारे वैज्ञानिकों को याद रखिएगा, एक खोजकर्ता और उसका जो खोज है, खोज यंत्र, उसके बारे में पूछा जाता है। अब देखिए किसको कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है?
इनमें से किसे कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है? ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है? तो गोल्जी ऑपरेटर्स को, मीन्स गोल्जी काय को। और WBC को क्या कहते हैं? तो WBC को कोशिका का पुलिस मैन कहा जाता है, पुलिस मैन ऑफ द सेल WBC को कहा जाता है। तो याद रखिएगा ट्रैफिक पुलिस किसे कहेंगे? गोल्जी काय को। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो, और चैनल को शेयर भी कर दीजिए। वीडियो को अपने फ्रेंडशिप सर्कल में उसको शेयर कर दीजिए। और हाँ, अभी जो है ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारी वीडियो से जुड़ जाइए और प्लेलिस्ट में पिछली वीडियो भी है, पिछली वीडियो आप देख सकते हैं। और इसके साथ ही मैं अपने इस वीडियो के प्लेलिस्ट में 10 की क्लास 10 की 12 की एकेडमिक केमिस्ट्री की भी वीडियो डालता हूँ, अपलोड करता हूँ। तो आप जो है यदि उस वीडियो में इंटरेस्टेड हैं तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और डेली करंट अफेयर की भी वीडियो उस पर पड़ी हुई है, तो आप डेली करंट अफेयर की वीडियो भी देख सकते हैं। और पूरी तरह से NTPC में लग जाइए दोस्तों, सिलेक्शन ले लीजिए, क्योंकि आगे भविष्य में पता नहीं वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी, और आएगी तो पता नहीं पूरी वैकेंसी आएगी, जगह ज़्यादा रहेगी कि नहीं रहेगी। तो आप जो है इसमें अपनी एक सीट पक्की कर लीजिए। तो चलिए मिलते फिर अगली वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए।